हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है, दैट इज प्रिंसिपल ग्रेड 1 2 असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम। तो जो भी स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी का काफी समय से वेट कर रहे थे, तो नाउ योर टाइम इज हियर, है ना। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी एग्जाम आ गई, दैट इज प्रिंसिपल ग्रेड 1 2 एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम इसकी प्रिपरेशन कहां से करें। तो इसके लिए आपका अपना एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस लेकर आया है लक्ष्य बैच। इस बैच का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इस बैच का ऑब्जेक्टिव यह होगा कि हम आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन, कौन सा एग्जाम? प्रिंसिपल ग्रेड एंड असिस्टेंट डायरेक्टर की एग्जाम को स्मूथ बनाए। अब इस बैच को आप एक्सेस कहां से कर सकते हैं? इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं आप हमारी एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की ऐप दैट इज एसी प्लस को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इस बैच में हमको मिलेगा क्या? आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो पूरे सिलेबस को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। एक है आपका जनरल इंजीनियरिंग वाला पार्ट, एक है आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, थर्ड पार्ट इज आईसीटी दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड लास्ट पार्ट इज एमपी जनरल नॉलेज। ठीक है। तो अभी मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं? जनरल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जनरल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस मेंशन है उसमें मैकेनिकल का भी कुछ पार्ट है, इलेक्ट्रिकल का भी कुछ पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी कुछ पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का भी कुछ पार्ट इन्वॉल्व है। तो यहां पर हम क्या करेंगे इन सारी ब्रांचेस के सिलेबस को, जो भी यहां पर मेंशन है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर हम डील करने वाले। अब बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा मतलब क्या है कि उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जो भी हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, दैट मींस ऑल द पॉसिबिलिटीज रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन, है ना। हमेशा मैं ये बार ये वाली बात क्यों बोल रहा हूं, दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल का सिलेबस वास्ट है, सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस वास्ट है, मैकेनिकल का सिलेबस वास्ट है, बट हमें यहां पर जनरल इंजीनियरिंग में तीनों चीजें ही पढ़नी है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी करनी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो इस बैच की सबसे खास बात यही है कि जो भी चीजें यहां पर होंगी दैट इज 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन। आगे की नहीं आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आप यहां पर क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताता हूं कि माय नेम इज राहुल सिंह ठाकुर। आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी एट एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस और आई स्टडीड एट IIT रुड़की। I have secured all India rank 142, 429 in GATE examination. Apart from this, I have secured some other ranks also, like you can see here, NPTEL all India rank 1, all India rank 6, and cleared several other examination also. And I have more than 4+ years of teaching experience in the domain of various examination, that is GATE, SSC, JEE and other state engineering services examination. ठीक है। तो मैं आपके लिए यहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग वाले पोर्शन में, उसको मैं यहां पर डील करूंगा। और मेरा काम यहां पर क्या होगा कि आपके अकॉर्डिंग, यदि आप सिविल ब्रांच के हैं और मैकेनिकल ब्रांच के हैं, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए और एग्जाम में अराउंड 95 to 100% क्वेश्चंस आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाए विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर है। ठीक है। ओके। तो अब थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात कर लेता हूं। तो देखो जरा, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे होंगे वो तो काफी अच्छे समझ जाएंगे, बट जो सिविल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच के हैं और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ब्रांच के हैं, तो उनके लिए देखो सबसे पहला मोटिवेशन तो क्या है, मतलब कई लोग को डर लग रहा होगा ना कि सर इसमें इलेक्ट्रिकल भी आ रहा है, सिविल भी आ रहा है, मैकेनिकल भी आ रहा है, तो हम सर कैसे डील करेंगे। तो आप देखो जरा, आप खुद जानते हो कि इलेक्ट्रिकल या फिर कोई भी इंजीनियरिंग की ब्रांच का सिलेबस काफी वास्ट होता है, बट उन पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग में उन्होंने सिर्फ इतना सिलेबस मेंशन कर रखा है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा क्या है, नेटवर्क थ्योरम्स, लॉस, डीसी नेटवर्क्स वगैरह वगैरह चीजें यहां पर दे रखी हैं। तो आप ना इसके ज्यादा कंटेंट पर मत जाइए, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है ना, ये सारी चीजें काफी इजी हैं और इजी बनाना यहां पर मेरा काम है। मैं आपको इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा कि आपसे जो है ना क्वेश्चन काफी इजी लगने लगेंगे और आप भी अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे जब आप एग्जाम में जा रहे हैं कि बेसिकली हम अगर इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो आप इतना कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हम एग्जाम पे जाते वक्त हमने जो भी कुछ पढ़ रखा है उससे आप क्वेश्चन तो सॉल्व करके आएंगे ही आएंगे। ठीक है। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा सर्किट्स के बारे में है। ठीक है।
फिर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर मैग्नेटिक सर्किट, ये काफी इजी टॉपिक है, सारे टॉपिक्स काफी इजी हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना। फिर थोड़ा सा आपका मेजरमेंट्स, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीजें होती हैं, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी वगैरह वगैरह चीजें, तो इन सभी को मेजर करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पर सीखेंगे। तो ये इतना ही चीज आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो काफी ईजी सिलेबस है, ठीक है। लेकिन अपन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, और जो भी, जैसे अगर मान लीजिए कि मान लो आपके पास किरचॉफ लॉज आ गए, जैसे मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मतलब कैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, है ना, तो आपको एक क्लियर रहेगा कि यार कि अगर हम इस कोर्स में आना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर हमें अगर सर बता रहे हैं कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, इससे हमारी एग्जाम क्लियर होगी कि नहीं होगी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किरचॉफ लॉ पढ़ा रहा हूं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा किरचॉफ लॉ पढ़ाते वक्त, कि मैं किरचॉफ लॉ से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, वो मैं आपको यहां पर डील करूंगा बहुत ही आसान तरीके से, कि आपको क्या हो वो आपके दिमाग में रह जाए, और आप उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर जाए। आगे कि नहीं, आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो मेरा काम क्या है, यहां पर चीजों को आसान बनाना आपके लिए, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर ब्रांच यू आर, ठीक है। और आपका काम क्या है, इस कोर्स को फॉलो करना। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी पीडीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी फॉलो करने की नीड नहीं है। सिर्फ आप अपना जो समय है मुझे दे दीजिए, और मैं इसको बहुत ही कॉन्साइज वे में पढ़ाऊंगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन जो होगी बहुत ही इफेक्टिव होगी, और एटलीस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है आपके लिए बर्डन नहीं बनेगा, हो सकता है आपके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए, ठीक है। तो चलिए अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये अपना नेटवर्क एनालिसिस को अपन ने ब्रॉडली, जो भी नेटवर्क एनालिसिस का आपका सिलेबस दे रखा है उसको मैंने ब्रॉडली क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है ना। अब अपन इस पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला अपने पास पॉइंट क्या आया है, नेटवर्क्स एंड सर्किट, कि बेसिकली नेटवर्क और सर्किट क्या। देखो पहले क्या होगा कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग तो चलेंगे ही, बट क्या होता है ना कि किसी भी युद्ध में लड़ने से पहले हमारे पास क्या कुछ टूल्स होने चाहिए, उन टूल्स को चलाते आना चाहिए। तो बेसिकली यहां पर भी मैं ऐसा ही करूंगा कि कुछ पहले आपको बेसिक डेफिनेशंस बताऊंगा, कुछ हमारे कुछ टूल्स होंगे जिसको अपन चलाना सीखेंगे, और उन टूल्स की हेल्प से हमारे जितने भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं, अदर क्वेश्चंस, उसको हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो आपका नेटवर्क्स और सर्किट आती है। तो देखो यहां पर डेफिनेशन क्या लिखी है, सर्किट मस्ट हैव अ क्लोज्ड पाथ वेयर एज नेटवर्क में बी ओपन और क्लोज्ड पाथ। तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्किट जो है वो हमेशा क्लोज्ड होगा, हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड होगा। लेकिन नेटवर्क क्या हो सकता है, क्लोज्ड भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि मैं बात करूं कि ये आपका एक सर्किट है, ये आपका एक सर्किट है, ये कुछ वोल्टेज है, ये आपका कुछ रेजिस्टेंस है, R1 बोल दिया मैंने इसको, ये R2 बोल दिया, है ना। ये बेसिक फिजिक्स हम जब 12th के बाद जब हम तैयारी करते थे तो ये भी थोड़ा बहुत हमारे दिमाग में रहता था कि हाँ रेजिस्टेंस कुछ होता है, वोल्टेज कुछ होता है, ठीक है। और नहीं पता तो आगे हम सब चीजें बहुत अच्छे से डील करने वाले। तो देखो यहां पर क्या है कि अगर देखो यहां से आपके पास देखो एक वोल्टेज आ गया है, और यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये सर्किट पूरी तरीके से आपको क्लोज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, सर्किट का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपके पास, सर्किट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब अगर मान लो इसी जगह पर मैं क्या कर रहा हूं कि सेम सर्किट में इस तरीके से मैंने बना दिया, इस तरीके से बना दिया। तो अब देखो यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि यहां पर एक क्लोज पाथ भी अवेलेबल है कि नहीं है, और यहां पर देखो सर्किट मेरा क्या है, ओपन है कि नहीं है। तो ये आपका किस कैटेगरी में आ गया, नेटवर्क में आ गया। ये किस में आ गया, आपका नेटवर्क में आ गया। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो बेसिकली सर्किट क्या होगा, हमेशा क्लोज्ड होगा, और नेटवर्क क्या हो सकता है, क्लोज्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे की नहीं आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए
ठीक, तो हमें ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो इसमें जरा नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, एवरी सर्किट इज अ नेटवर्क बट एवरी नेटवर्क इज नॉट अ सर्किट। ये बात हमें समझ में आ चुकी है कि हर नेटवर्क जो है सर्किट हो सकता है, लेकिन हर सर्किट नेटवर्क नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर्किट क्लोज होता है और नेटवर्क में पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो ओपन हो। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, सर्किट इज द सबसेट ऑफ नेटवर्क। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि आपके पास स्टेटमेंट आ जाता है सर्किट इज अ सबसेट ऑफ नेटवर्क, ट्रू और फॉल्स। तो क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पर ट्रू है ना, क्योंकि हर सर्किट एक नेटवर्क है बट हर नेटवर्क एक सर्किट नहीं हो सकता है। तो बेसिक पॉइंट यहाँ पर क्या है कि सर्किट क्लोज्ड होगा और नेटवर्क क्या होगा? क्लोज्ड और ओपन दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए मेरे पास क्या है, चार्ज। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? चार्ज। तो देखिए चार्ज में क्या है, तो चार्ज के लिए क्या लिखा है, इट इज द क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फिनोमिना। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल फिनोमिना जैसे कि वोल्टेज, करंट, बेसिक बेसिक है ना, वोल्टेज है करंट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया पावर बन गया। वोल्टेज है करंट है, दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस बन गया। तो बेसिक जो हमारे लिए हो गया वो क्या हो गया? वोल्टेज और करंट। तो वोल्टेज और करंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगी बेसिक क्वांटिटी, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी? चार्ज। ठीक है, तो चार्ज से सबसे पहले आपको क्या बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला बात जो है कि Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? N इंटू ई। ठीक है, कि अगर आपके पास एक सिस्टम है, वहां पर कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? ई मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर आपके सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्ज मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स है, और हर एक इलेक्ट्रॉन को मैंने एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चार्ज इन सिस्टम मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? कि सपोज अगर आपके सिस्टम में 100 इलेक्ट्रॉन्स है, 100 इलेक्ट्रॉन्स है, और मैंने क्या किया, इस 100 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने जो आपका इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दैट इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को क्या मिल जाएगा? यहाँ पर नेट चार्ज मिल जाएगा आपके सिस्टम में। तो यार ये फॉर्मूला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन गया है ना, कि Q इक्वल्स टू N इंटू ई। ठीक है, ये तो यहाँ पर देखो जरा लिखा हुआ है क्या, चार्ज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू N इंटू ई, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एंड टोटल चार्ज, Q इज द Q इज द टोटल चार्ज, Q इज द टोटल चार्ज। ठीक है, और E क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन। ठीक है, अब यहां पर देखो इंपॉर्टेंट बात नेक्स्ट क्या हो जाएगी कि यार एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है और एक प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कि पहली बात तो फंडामेंटल यूनिट क्या है आपके चार्ज की, दैट इज कूलम्ब है। अब यहाँ पर चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से मतलब क्या? प्रोटॉन की बात करें, पॉजिटिव प्रोटॉन, पी ऐसा ध्यान रख लो है ना, पॉजिटिव चार्ज करस्पॉन्डिंग टू प्रोटॉन हो जाएगा। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू या एक प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू। अगर आप चाहते हो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू आ जाए या फिर एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू आ जाए, तो बेसिकली क्या करना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है बस इसके आगे क्या लगा देना, आपको एक माइनस लगा देना है, यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर चार्ज यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? चार्ज है आपका, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन तो इसमें चार्ज कितना है? माइनस ऑफ 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और अगर मान लीजिए आपका प्रोटॉन है तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा? बस आपका पोलैरिटी चेंज आएगा, बेसिकली साइन चेंज आएगा, मतलब प्लस का 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चार्ज से थोड़ी सी और बातें करते हैं। जैसे मान लो अगर आपका जो चार्ज है, जो आपका चार्ज है, अगर ये स्टेशनरी है, स्टेशनरी है, तो इससे एसोसिएटेड क्या हो जाएगी? चार्ज अगर स्टेशनरी एक ही जगह जाकर इकट्ठा हो जा रहा है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। चार्ज अगर स्टेशनरी है, एक ही जगह पर जाकर क्या होते जा रहा है? एक्यूमुलेट होते जा रहा है, होते जा रहा है, वहां पर चार्ज की वैल्यू बढ़ते चले आ रही है। तो यहाँ पर बेसिकली बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बैटरीज में भी होता है ना, चार्जेस आपके स्टोर करते आते हो। तो ये आपका किससे एसोसिएटेड होगा? आपका किस फिनोमेना से? इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमेना से।
इलेक्ट्रिक फील्ड के फिनोमेना से एसोसिएटेड रहेगा। नेक्स्ट है, अगर चार्ज आपका मूव कर रहा है, चार्ज अगर आपका मूव कर रहा है कैसे, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये किससे एसोसिएटेड हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड हो जाएगा। किससे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड किससे एसोसिएटेड होती है, आपके करंट से, तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, जैसे आपका चार्जेस यहां पर फ्लो हुए, चार्जेस यहां पर फ्लो हुए, तो बेसिकली क्या 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 आपका क्या सा क्या चीज फिनोमेना आ जाएगा यहाँ पर, बेसिकली करंट आ जाएगा, है ना। क्योंकि चार्जेस अगर स्टेशनरी हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है, बैटरी जैसे हम उसको बात कर सकते हैं। लेकिन अब चार्ज मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसने क्या कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, करंट यहाँ पर बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस जाएगी ड्यू टू करंट, ठीक है। और अगर चार्ज अगर आपका यहां पर मूव कर रहा है, लेकिन यहां पर एक्सेलरेशन भी आ गया है, यहां पर एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आ गया है, तो यहां पर ये प्रोड्यूस करेगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स, ये यहां पर प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर है कि नहीं, ये यहां पर प्रोड्यूस कर लेगा। इतनी बात क्लियर है क्या, हाँ सर इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा स्टेशनरी वाला चार्ज है ना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मैं एक दो पॉइंट यहां पर और बता देता हूं, ठीक है। देखो जरा कि अगर आपका चार्ज स्टेशनरी है ना, जब चार्ज आपका स्टेशनरी है, तो आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है सर, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या होगा कि सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कैसा होगा, इससे रेडियली आउटवर्ड्स, इससे रेडियली आउटवर्ड्स, इससे रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में। अगर मान लो एक पॉइंट चार्ज है, ये जो आपका चार्ज है क्यू, इसको आप मान लो एक स्फीयर का सेंटर मान लो, स्फीयर का एक सेंटर मान लो, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगी, रेडियस के डायरेक्शन में जा सकती है कि नहीं जा सकती है। तो जिस भी डायरेक्शन, जिस भी पॉइंट पर जा रही है, बट इन द रेडियल डायरेक्शन, वो सारी क्या हो जाएंगे, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आ जाएगी ना, वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा बेसिकली। तो रेडियस के डायरेक्शन पर निकल रही। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि पॉजिटिव चार्ज के केस में ये रेडियली आउटवर्ड फ्लो होती है, रेडियस के डायरेक्शन में फ्लो होती है बट आउटवर्ड। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज में क्या जाएगा, रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। इतनी बात क्लियर है का, हाँ सर इतनी बात अपने क्लियर है। तो ये बेसिकली क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी क्लोज नेचर की नहीं होती है ना, कभी भी क्लोज नहीं होगी, ये सब क्या है आपका बाहर की तरफ जा रही है। क्लियर है कि नहीं। तो यार ये था अपना चार्ज के बारे में, आई थिंक इतना अपन ने काफी समझ लिया है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएंगे, नंबर, ये मेन जो है अपने लिए फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, Q इक्वल्स टू n इंटू ई। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन, और E क्या है वहां पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर आपका मान लो कि यहाँ पर अगर जो n है, यहाँ पर अगर अपन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो अपन चार्ज किस कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम बात क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम बात क्या कर लेंगे, तो जो चार्ज आप ले रहे हो ना वहां पर आपको पॉजिटिव लेना और कुछ भी नहीं, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव की जो बात करना चाह रहा हूँ कि वो डिपेंड करेगा कि वहां पर सिस्टम में कौन से चार्जेस की आप बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो कि आप प्रोटॉन्स की बात कर रहे हो, ठीक है ना। चलो अभी हम करंट आगे पढ़ेंगे तो वहां पर और आपको समझ में आएगा बेसिकली कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उससे फ्लो होने वाला करंट, इलेक्ट्रॉन से फ्लो होने वाला करंट वगैरह वगैरह चीजें, वहां पर बेसिकली क्या कन्वेंशन है वो आपको आगे भी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो करंट, नेक्स्ट क्या है आपका करंट। तो अब यहां पर करंट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि किस रेट से मेरा चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वही मेरा करंट जाएगा। तो आप खुद सोचो कि मैं अगर बोल रहा हूं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू, रेट मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ये मेरा क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई क्या, कि अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है, तो चार्जेस फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट, है ना। तो देखो यहां पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करंट से हमें क्या बात ध्यान रखनी है, आपका यूनिट। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आई ऑफ टी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। ये फॉर्मूला कभी कभी आ जाता है ना। जैसे आपने पढ़ा, जैसे मैंने बोला कि जो करंट होता है वो होता है आपका चार्ज पर यूनिट टाइम। तो एक फॉर्मूला तो ऐसा भी होता है
है ना। बट यहां पर कई बार आपको इस तरीके से भी दे देते हैं कि आई ऑफ टी इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी, दैट इज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। इसको रेट की तरह दिखा, डी बाई डी टी बेसिकली क्या आपका रेट ऑफ चेंज दिखा रहा है ना, इसलिए ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसके लिए देखो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया, इसका यूनिट, ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या हो गई, इसका ये वाला फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो बातें लिखी हुई इसके लिए हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं कि बेसिकली करंट के लिए चाहिए क्या, है ना। अब देखो इसी पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपके क्या है ना थोड़े थोड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रहा हूं आपके माइंड में, ताकि हम कुछ थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी कर पाए आखिरी जगह, है ना। तो सबसे पहले अब दिमाग में आपको ये एकदम रख लेना है, एकदम अपने दिमाग में इस चीज समझ के रखनी है कि करंट को एग्जिस्ट करने के लिए किसी सर्किट में बेसिकली क्या चाहिए, है ना। अगर किसी सर्किट में करंट आ रहा है तो उसके लिए कुछ नीड्स होती हैं, वो नीड्स आपको हमेशा देखनी है। अगर आपको क्या बताना है कि करंट वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, क्योंकि आगे चल के ऐसा कई बार क्वेश्चन आएगा कि ओपन सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, तो करंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखो कि अगर आपको करंट जो आपका करंट है ये एग्जिस्ट तभी करेगा जब यहां पर क्या होगा, एक तो आपका वोल्टेज सोर्स होगा, या फिर बोल सकते हो आप एनर्जी सोर्स होगा, एक आपका वोल्टेज सोर्स होगा, और दूसरा एक क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट करेगा, क्लोज्ड पाथ एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो करंट को फ्लो करने के लिए दो चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका वोल्टेज आना चाहिए और दूसरा यहां पर क्या आना चाहिए, आपका क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं हमारे सर्किट में या फिर नेटवर्क में, तो मेरा करंट एग्जिस्ट कर जाएगा। एग्जांपल के तौर पर देखो जरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मैंने क्या मान लिया, कि मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है, ये अपन ने इस तरीके शो कर दिया, और यहां पर मान लेता हूं मैंने यहां पर कोई एक लोड कनेक्ट कर दिया। लोड को जो है ना हम ऐसा बॉक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, लोड हो गया, कुछ भी आप लगा सकते हो, एक रजिस्टर लगा सकते हो, कोई हीटिंग एलिमेंट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, फैन हो सकता है, ट्यूबलाइट, कुछ भी, सब लोड के कैटेगरी में आता है। तो उसको हम एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से यहाँ पर शो करते हैं कि रेक्टेंगल, है ना। तो ये आपके पास क्या हो गया, लोड हो गया, ये क्या हो गया आपके पास, लोड हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगेन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बेसिकली आपके पास क्या है, एक वोल्टेज है कि नहीं है। तो वोल्टेज विदाउट पोलैरिटी इज सेंसलेस। हमेशा जब भी आपके पास वोल्टेज आप देखोगे, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब भी आप वोल्टेज की बात करोगे, तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखोगे कि उस वोल्टेज की पोलैरिटी मेंशन है कि नहीं। क्योंकि अगर आपको वोल्टेज से रिलेटेड अगर कोई इक्वेशन लिखना है या कुछ भी कॉन्सेप्ट बताना है, तो हमेशा आपको सबसे पहले उसकी क्या चाहिए रहेगी, पोलैरिटी चाहिए रहेगी। तो वोल्टेज विदाउट पोलैरिटी इज सेंसलेस, आप उससे कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास पोलैरिटी नहीं है वोल्टेज का, तो ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो गया, मेरे पास एक वोल्टेज है, मेरे पास एक लोड है, तो क्या यहां पर करंट फ्लो हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो अभी सर्किट यहां पर क्या है आपका ओपन है। सपोज यहां पर मैंने क्या मान लिया, ये आपका एक स्विच है, तो स्विच क्या है अभी आपका ओपन है, तो अभी यहां पर करंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं स्विच को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, जैसे ही स्विच को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, देखो यहां पर क्या आ गया, यहां पर वोल्टेज है और एक क्लोज पाथ है, तो यहां पर क्या फ्लो हो जाएगा, यहां पर फ्लो हो जाएगा एक आपका करंट, यहां पर क्या फ्लो हो जाएगा आपका एक करंट। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। और जो करंट होगा, करंट के लिए देखो अभी बाद में आपको डायरेक्शन निकालना भी सिखाऊंगा, बट अभी मैं बेसिकली जो करंट की डायरेक्शन होगी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। इसको मैं क्लोज करता हूं स्विच हटा के, इसको मैंने क्लोज कर दिया, है ना, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक करंट आपका फ्लो हो जाएगा इस तरीके से। अब सिमिलरली जैसे मैंने बोला कि वोल्टेज विदाउट पोलैरिटी इज सेंसलेस, तो सिमिलरली क्या होगा कि करंट विदाउट पोलैरिटी क्या हो जाएगा, सेंसलेस। अगर आपको करंट से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन लिखनी है, कोई भी फिनोमेना बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस करंट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर क्या हो गया, वोल्टेज आ गया, क्लोज पाथ आ गया, तो एक करंट यहां पर फ्लो हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो करंट से रिलेटेड हमने क्या क्या बातें सीख ली, देखो जरा यहां पर इस तरीके से हमने यहां पर बात सीख ली, इसका फॉर्मूला देख लिया, इसका डेफिनेशन देख लिया, इसकी हमने यूनिट देख ली। अब यहां पर थोड़ी सी हम और बात कर लेते हैं, है ना। तो देखो अभी आपको मैं बताया कि करंट की कंडीशन क्या है। अब देखो थोड़ा सा और चीज यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो सपोज मैंने मान लो कि अगेन
ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मेरे पास एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है, ठीक है, एक वायर है। अब मैंने क्या किया, इस वायर के अक्रॉस एक वोल्टेज लगा दिया। इस वायर के अक्रॉस क्या हो गया, एक वोल्टेज लगा दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका बैटरी का साइन हो गया, है ना। तो अब देखो यहां पर क्या होगा कि अगेन देखो आपके पास वोल्टेज है और एक क्लोज पाथ है, तो करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। तो अब यहां पर ना इस करंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसको हम डील करते हैं। देखो यहां पर क्या होगा कि हम जो करंट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम जो डायरेक्शन बताते हैं, ये जो करंट है, ये जो करंट हम बना रहे हैं कि इस डायरेक्शन में जो करंट फ्लो होगा, ये जो करंट क्या है, इस करंट को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट। जो भी करंट हम अपने सर्किट्स में दिखाते हैं, शो करते हैं, ये क्या होता है, मेरा कन्वेंशनल करंट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये कन्वेंशनल करंट बेसिकली कहां से कहां फ्लो होता है, पहला क्वेश्चन ये आता है, ये आपका फ्लो होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। तो जो आपका कन्वेंशनल करंट होगा वो कैसे फ्लो होगा, आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी तक। क्लियर है कि नहीं। अब देखो क्या होता है कि हमने ये पढ़ा है कि करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। और चार्ज क्या हो सकता है, चार्ज आपका प्रोटॉन भी हो सकता है, चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है ना। तो आप अपने सर्किट में या तो प्रोटॉन को कंसीडर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग सारी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और या तो आप इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर सकते हो। बस दिक्कत क्या होगा कि प्रोटॉन अगर मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है ना, थोड़ा सा मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा, है ना। क्या होता है कि थोड़ा सा मेरे को लेमन लैंग्वेज में बात इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल जाऊंगा, अपनी टेक्निकल वोकैबुलरी अगर मैं यूज करूंगा, तो जो सिविल और मैकेनिकल वाले बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा क्या होगा ना, वो ओवरवेलमिंग हो जाएगा उनके लिए कि थोड़ी सी चीजें ऊपर से जा रही, तो थोड़ा सा मेरे को लेमन यहाँ पर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली क्या है, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपसे क्वेश्चन भी बने हो, चीजें आपके दिमाग में भी रहे। तो देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपका जो प्रोटॉन है, ये अगर आपका इस डायरेक्शन पर जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होगा, इससे अपोजिट जाएगा, ऐसा मान लो आप, है ना। क्योंकि पॉजिटिव प्रोटॉन क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज से कोई चीज मुझे सिग्निफाई करनी है, तो अगर उसका डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव चार्ज से वही चीज मुझे अगर सिग्निफाई करनी पड़ेगी या शो करनी पड़ेगी, तो मुझे डायरेक्शन अपोजिट करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं दोनों में डिफरेंस बता सकता हूं। नहीं तो अदरवाइज चार्ज तो दोनों ही है। तो दोनों में एक डिफरेंशिएशन लाने के लिए मैंने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो इस डायरेक्शन पर चल रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा आपका लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। या फिर इसका अपोजिट ले लो कि अगर प्रोटॉन जो अगर इस साइड पर मूव कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इस साइड पर मूव करेगा। क्लियर है कि नहीं। अब जो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, वो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जाता है ना। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव पी पी, ऐसे ध्यान रखना, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरा करंट है, इसको मैंने आपको क्या बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं कन्वेंशनल करंट बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। और ये करंट किससे कहां जा रहा है, देखो जरा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब जो मेरा कन्वेंशनल करंट है, ये किससे एसोसिएटेड है, ये आपका प्रोटॉन से एसोसिएटेड है। किससे एसोसिएटेड है, आपका प्रोटॉन से एसोसिएटेड है ना। मतलब आपसे अगर कोई बोले कि बेसिकली कन्वेंशनल करंट जो है वो कौन से चार्ज के फ्लो के कारण हो रहा है, वो प्रोटॉन के कारण फ्लो होने के कारण कन्वेंशनल करंट बन रहा है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण कन्वेंशनल करंट बन रहा है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर क्या होगा कि जो कन्वेंशनल करंट है वो किसके फ्लो के कारण हो रहा है, प्रोटॉन्स के फ्लो के कारण हो रहा है। ठीक है। तो अगर ये आपका कन्वेंशनल करंट है जो कि प्रोटॉन से कारण बन रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा वो करंट कैसे जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन करंट, वो ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। हम हमेशा एक ही चीज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब देखो जो पुराने साइंटिस्ट थे, ये क्या कन्वेंशनल, इसको इसलिए बोल रहे हैं कि हम काफी समय से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं, कन्वेंशनल, है ना। तो वही चीज है कि पहले या तो हम इलेक्ट्रॉन से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम प्रोटॉन से भी कर सकते हैं, कुछ से भी कर सकते हैं, बट इतने सालों से क्या चला आ रहा है कि हम प्रोटॉन के फ्लो को ही हम अपने करंट का फ्लो मानते हैं, इसलिए हम कन्वेंशनल करंट किसको मानते हैं, प्रोटॉन के फ्लो का। तो यहां से अब वापस कंक्लूड करने वाली बात क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल से जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है वो मेरा कन्वेंशनल करंट कहलाता है, जो कि प्रोटॉन से एसोसिएटेड है। और यही चीज अगर बात करूं कि इसके अपोजिट जो करंट जाएगा, दैट इज नेगेटिव टर्मिनल से लेकर जो पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का करंट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये चीज हमने यहां पर लिख रखी है, क्या लिख रखी है, देखो जरा देखो ये समझ में जाएगी आपको। That is electron current flows from negative terminal of the source to the positive terminal। ये आपको बात समझ आ गई कि नहीं आ गई।
है ना, यहां से कि पॉजिटिव से क्या है कन्वेंशनल, तो यहां से क्या होगा इलेक्ट्रॉन करंट, तो इलेक्ट्रॉन करंट नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सोर्स। दूसरा, कन्वेंशनल करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स टू नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जाने के लिए क्या हो जाएगा आपका कन्वेंशनल करंट हो जाएगा। अब कन्वेंशनल करंट क्या है, तो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, है ना, तो कन्वेंशनल करंट क्या है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा अपोजिट होगा। और कन्वेंशनल करंट किससे एसोसिएटेड है आपका, प्रोटॉन से एसोसिएटेड है प्रोटॉन से एसोसिएटेड है, कहां गया ये मैंने आपको यहां पर बता दिया। इलेक्ट्रॉन करंट किससे एसोसिएटेड है आपका, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान होगी कि नहीं होगी, ठीक है, आगे की ना आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जरा नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वर्क ऑफ और वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो आपको समझ में आ गया वोल्टेज क्या है, जो भी हम एनर्जी सोर्स लगा रहे हैं हमारे सर्किट को एनर्जाइज करने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो इसको मैं कई तरीके से आपको समझाता हूं कि बेसिकली वोल्टेज क्या है ना। तो अब देखो जरा कि दुनिया में किसी भी फ्लो के लिए दुनिया में किसी फ्लो के लिए आप तो बहुत सारी चीजें फ्लो पढ़ते ही हैं, है ना, तो दुनिया में किसी भी फ्लो के लिए आपको क्या नीडेड है, या तो प्रेशर नीडेड है या तो स्लोप नीडेड है कि नहीं है ना। अगर कहीं से अगर मान लो वाटरफॉल हो रहा है तो उसके लिए क्या है आपका एक हाइट का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। और यही पर सपोज अगर मान लो कि आपके पास एक पाइप है और आपको उस पाइप में एक एंड से दूसरे एंड पर कोई फ्लूइड को भेजना है, तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर देना पड़ेगा, है ना। तो हम ये इस बात से ये कंक्लूड कर लिया हमने कि दुनिया में किसी भी फ्लो के लिए एक प्रेशर नीडेड है ना। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी कुछ चीज फ्लो हो रही है, वो क्या चीज फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस करंट को फ्लो कराने के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करंट को फ्लो कराने के लिए जो प्रेशर नीडेड है वही क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है ना। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो भी आपका फ्लो है दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट, उस फ्लो के लिए जो आपका प्रेशर नीडेड है उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज। सो वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, है ना। इससे आपको एक चीज बेसिक डेफिनेशन दिमाग में आई, एक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन दिमाग में आई। और इसके बारे में देखो जरा बात क्या करते हैं। देखो अभी हमने यहां पर एक चीज बात करी थी, क्या बात करी थी, यहां पर आते हैं थोड़ा सा, कि जो आपका चार्ज है, चार्ज अगर स्टेशनरी है, चार्ज अगर स्टेशनरी है तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इससे जो फोर्स होगी क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी ना। अब देख रहे हो आप कि मैं धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, जो अपने कॉन्सेप्ट पीछे पढ़ रखे हैं उसी का लिंक कर रहा हूं। तो ऐसे अपने को चलते जाना है ना, कि बेसिकली पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और जब हम कॉन्सेप्ट पाएंगे तो सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, है ना। तो देखो कि आपका जो रेडियली आउटवर्ड फोर्स है, रेडियली आउटवर्ड फोर्स है मतलब क्या है कि एक चार्ज है, ऐसा इमेजिन करो एक चार्ज है, और इसी चार्ज से फोर्स जब बाहर की तरफ जा रही है, फोर्स क्या है बाहर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है, फोर्स क्या है बाहर की तरफ जा रही है। एक इमेजिन कर लिए एक चार्ज है और उससे क्या है कि ऐसी एनर्जी निकल रही है जो फोर्स बाहर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, बिल्कुल जा रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैं सपोज एक और चार्ज लेकर आया, इस वाले फिगर को वापस वहां बना लेते हैं, यहां पर अपन गंदगी नहीं करते हैं। कि ये अपने पास जो चार्ज था इससे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या थी, बाहर की तरफ जा रही थी, ठीक है। ये सब क्या है आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है ना। और मैंने क्या बोला था कि जब दो चार्जेस आपके सिमिलर चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है कि नहीं, तो वो यही चीज है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, बाहर की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है। और आप उसमें अगर एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आओगे तो वो उसको क्या करेगा, बाहर की तरफ ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, ढकेलेगा। तो देखो अब यहां पर अगर बात करें कि इसके इस चार्ज के आसपास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक यहां पर एनर्जी डेवलप हो गई, एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। और इस फोर्स में सपोज मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं, क्या एक पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, मैंने क्या ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इमेजिन करो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इसके पास लेकर आ रहा हूं, इसके पास लेकर आ रहा हूं, तो ये एनर्जी बाहर की तरफ लगा रहा है और इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहा हूं, तो वैसे क्या होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज या दो सेम चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा कि नहीं होगा। तो ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बाहर की तरफ है, और यहां से पॉजिटिव चार्ज के पास अगर आप लेकर आ रहे हो तो इस पर क्या होगा, रिपल्शन होगा कि नहीं होगा, रिपल्शन होगा। अब ये आपको रिपेल कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको रिपेल कर रही है, और आप फिर भी क्या कर रहे हो,
फिर भी क्या कर रहे हो, आप चाहते हो कि इस चार्ज को इसके पास लेकर जाया करे। सपोज इस पॉइंट से कोई एक पॉइंट होगा, इसको मैं कुछ पॉइंट बोल दिया बी, इस पॉइंट से मैं क्या करना चाहता हूं, यहां तक इसको लेकर जाना चाहता हूं। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, और जो कि आपको बाहर ढकेलना चाह रहा है, तो ये आपको बाहर ढकेलना चाह रही है इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, स्टिल यहां पर आप इसके अंदर एंटर कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ताकि आप उसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपोज कर सको, है ना। तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाने वक्त, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते वक्त, कहां पर, किसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज पे, तभी तो क्या कर पाएगा, इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपोज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसी अमाउंट ऑफ फोर्स सॉरी उसी अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन दैट चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल, है ना। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, अ पॉइंट चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा क्या हो जाएगा, आपका पोटेंशियल। क्लियर है कि नहीं, आगे की नहीं बात सुनने। अब यहां पर देखो जरा, मैंने मान लो इसको बी पॉइंट से कुछ ए पॉइंट पर लेकर आ गया, तो ये बेसिकली क्या हो गया, दो पॉइंट के बीच का वर्क डन पर यूनिट चार्ज होगा कि नहीं हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया कि नहीं आया तो वही सारी चीज यहां पर लिखी, देखो देखो यहां पर क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज थ्रू एलिमेंट, है ना। तो किसी एलिमेंट में अगर आपको चार्ज को मूव कराना है, कुछ चीज फ्लो, चार्ज मूव करेगा तो क्या बनेगा, स्टेशनरी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग है तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज मूव करेगा तो दैट इज करंट। तो किसी भी एलिमेंट के थ्रू अगर करंट फ्लो कराना है तो एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर चाहिए, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। और वोल्टेज को हमने एक और डेफिनेशन क्या पढ़ी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो देखो यहां पर जो आपके लिए फॉर्मूला आता है, काफी बार ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपके एग्जाम में आता है, बहुत सारे एग्जाम में, कि वोल्टेज क्या है आपके लिए, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। डब्ल्यू क्या है इधर, वर्क, क्यू क्या है यहां पर चार्ज। वर्क मत की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल्स, क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं कि वोल्टेज की जो यूनिट है क्या हो जाएगी, जूल्स पर कूलम हो जाएगी, हो जाएगी। बट बेसिकली हम जो यहां पर इसकी यूनिट बताते हैं वो क्या होती है, वोल्ट्स, है ना। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपकी यहां पर, वोल्ट्स। तो वोल्टेज की जैसा यूनिट हो जाएगी क्या हो जाएगी, वोल्ट्स। बट इसको हम यहां से भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो यहां पर देखो क्या हो गया, वोल्टेज आपका क्या आ गया है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया है। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये फॉर्मूला पे एग्जाम में आता है ना। अब यहां पर क्या हो गया, वर्क की यूनिट क्या है, जूल्स, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम। तो इसकी मैं यूनिट और क्या बोल सकता हूं, जूल्स पर कूलम भी बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बिल्कुल यहां पर बोल सकता हूं, बिल्कुल यहां पर इसको बोल सकता हूं। क्लियर है कि नहीं, देखो यहां पर लिखा है W इज द पोटेंशियल एनर्जी इन जूल एंड Q इज द चार्ज इन कूलम। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो पोटेंशियल सेटर हमने यहाँ पे काफी बातें कर ली, है ना। हम और भी चलेंगे, ये सिर्फ बेसिक डेफिनेशन है, अभी हम आपके सिलेबस पे आए ही नहीं अभी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी डेफिनेशन तो आपको बतानी पड़ेगी ना, तभी तो हम फिर सर्किट्स को सॉल्व कर पाएंगे, सर्किट्स के बारे में एनालिसिस कर पाएंगे, है ना। अगर हमें वोल्टेज करंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, रेजिस्टेंस क्या है यही पता नहीं होगा, तो बेसिकली क्या होगा। बट स्टिल हम देखो कोई भी चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उससे पॉसिबल क्वेश्चंस वाली बात हमेशा करता हूं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ऑल इंडिया रैंक 142, 429, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 6 और भी कुछ सेवरल एग्जाम्स निकाली हैं, तो उसका रीजन यही है कि मुझे ये पता है कि इस टॉपिक से पढ़ना क्या होता है, कि अपने को किस तरीके से पढ़े कि हमसे एग्जाम निकले, है ना। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम निकालना है, ठीक है। नॉलेज इज डिफरेंट थिंग, क्लियरिंग एग्जाम इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। यहां पर काम क्या हो रहा है, मैं आपको नॉलेज देने नहीं आया हूं ना, मैं आपको अपना नॉलेज बताने आया हूं कि मुझे कितना आता है। मैं यहां पर सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आया हूं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं वो काम मैं आसान करने आया हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन बनने चाहिए एट द एंड, हमेशा ध्यान रखना कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए। ये सिर्फ मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, ज्यादा फोकस इस बात पर करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो हमने यहां पर बात कर ली इसकी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, करंट, वोल्टेज, चार्ज, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करी, और थोड़ा सा हमने अपना ओवरव्यू दिया कि बेसिकली हमारा कोर्स कैसे चलने वाला है, ठीक है। अब इसके आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे,
पावर के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे जो बेसिक डेफिनेशन जो हमें रिक्वायर्ड है आपके सब्सिक्वेंट लेक्चर में आपको चीजें आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ है आपको इस पब्लिक चैनल पर मिल जाएगा, आप टेलीग्राम में इसको सर्च कर सकते हैं, वहां पर ही सारी पीडीएफ जो भी इस कोर्स की है आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर, बाय।